हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जो हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, आप आचार्य हैं, आप गुणवान हैं, आप ज्ञानवान हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी प्लीज मंच पर आए। आप कल्की पीठाधीश्वर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जोरदार तालियों के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का स्वागत होना चाहिए। मंच की तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी अब आ रहे हैं और मेरे सहयोगी विशाल काला उनके साथ अब बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले क्यों अपने आप में खास है ये शख्सियत, हम चाहेंगे कि 1 मिनट में हमारे दर्शक उसे समझें। आचार्य हैं, आप गुणवान हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप सभी को सही सलाह देने वाले हैं। आपने अपनी पूर्व पार्टी कांग्रेस को भी समय समय पर उचित सलाह दी। 4 जनवरी 1965 को उत्तर प्रदेश के संभल के गांव एचोड़ा कंभों में जन्मे आचार्य प्रमोद कृष्णम ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आपने 2014 में संभल और दूसरी बार 2019 में लखनऊ से चुनाव लड़ा। आपने संत परंपरा का निर्वाह किया और आपने राजनीति भी पूरी शालीनता के साथ की। लेकिन जब सनातन पर सवाल उठा तो चाणक्य की नीति को अपनाते हुए आपने अपने राजनीतिक वर्चस्व का भी परित्याग करने से गुरेज नहीं किया। आपने धर्म के बचाव के लिए अपनों से बगावत में भी कोई झिझक नहीं दिखने दी। आप कल्की पीठाधीश्वर हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंत के लिए स्वयं भगवान कल्की अवतार में ही अवतरित हो गए। आपने पीएम मोदी के साथ मुलाकात कर संभल में कल्की धाम की स्थापना की। राम मंदिर निर्माण के सपोर्ट में भी आप सबसे प्रखर रहे। ऐसे धर्म योद्धा को जनतंत्र को मंच पर आमंत्रित करते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आपको आपके परित्याग के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का। जब माहौल में गर्मी बढ़ जाती है तो अक्सर शीतलता लाने के लिए आचार्य जी की जरूरत पड़ती है। और आचार्य जी, मैं कुछ खास तस्वीरों के वर्णन के साथ इस सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा। पिछले दिनों हमने तस्वीर देखी प्रधानमंत्री मोदी के साथ आचार्य जी की मौजूदगी की, आपके धाम के शिलान्यास का वो मौका, और प्रधानमंत्री जी के साथ आपको देखकर ऐसा लग रहा था मानो आचार्य जी हमेशा हमेशा से बीजेपी का हिस्सा रहे हो। ऐसा प्रेम, ऐसी आत्मीयता। आपसे कई बार पूछा गया कि क्या बातचीत हुई, लेकिन आपने बताया नहीं। आज मुझे लगता है मौका भी है, दस्तूर भी है। क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री के साथ, और अचानक से एक मंच पर आचार्य प्रमोद कृष्णम और प्रधानमंत्री जी का होना, ये कैसे हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री किसी एक दल से आते हैं, लेकिन वो जब प्रधानमंत्री होते हैं तो सबके होते हैं। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में मैं उन्हें आमंत्रित करने गया। हमारे पुराणों में ये उल्लेख है कि भगवान का अंतिम और 10वां अवतार श्री कल्की के रूप में अवतरित होगा। तो ये विषय 18 साल से चल रहा था। 18 वर्ष पहले एक संकल्प लिया था कि जहाँ भगवान आया है वहाँ वो धरा धाम बन गई है, लेकिन जहाँ भगवान आएगा वहाँ भी धाम बनना चाहिए। तो 18 वर्ष पूर्व लिया गया संकल्प, और उस भाव को मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा। मैंने उनसे आग्रह किया कि जहां भगवान आया, अयोध्या में श्री राम के सारे काज आपने अपने हाथों से किए हैं, तो जहां भगवान आएगा श्री कल्की धाम के काज भी आप अपने हाथों से करें। मेरे भाव को उन्होंने स्वीकार किया। मैं उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, और मैं पूरे जीवन इस धर्म के कार्य करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। लेकिन प्रश्न वही था, जब मंच पे हमने वो देखा, वो प्रेम, वो आत्मीयता,
तो सभी के मन में यह सवाल आया कि क्या बातचीत प्रधानमंत्री जी के साथ आचार्य जी की हो रही है। ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें या मैं समझूं या वो जाने। आपने कहा मैंने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से समय मांगा तो मिलने के लिए समय नहीं मिलता था, और एक बार प्रधानमंत्री जी से समय मांगा तो सीधे मंच पर प्रधानमंत्री जी आपके साथ नजर आए। देखिए, जिस पार्टी के लिए मैंने अपना आधा जीवन से ज्यादा दिया, छात्र जीवन से लेकर अब तक, उस पार्टी ने मेरा अपमान किया, और जिसके साथ मैं कभी नहीं रहा उन्होंने श्री कल्की धाम में आकर के मेरा सम्मान किया। ये दो फर्क हैं, इसे समझना होगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। मैं 3 बातें आपको शेयर करना चाहता हूं। जब कांग्रेस पार्टी से एक चिट्ठी जारी हुई कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का निष्कासन किया जाता है 6 वर्ष के लिए पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण, और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण, तो सवाल उठता है कि मैंने 3 बातें बड़ी गंभीरता से और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई। पहली बात, मैंने कहा कि आप भाजपा से लड़ो, भाजपा का विरोध करो, राम से मत लड़ो। मैंने कहा कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराओ मत, क्योंकि राम भारत की आत्मा है। राम के बिना इस भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि राम के निमंत्रण को ठुकराओगे तो देश का जो जनमानस है वो आपको ठुकरा देगा, आपको स्वीकार नहीं करेगा। तो ये सलाह देना क्या पार्टी विरोधी था? पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये कही, उदयपुर का चिंतन शिविर जब हुआ तो मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा अगर किसी का है तो प्रियंका गांधी जी का है। आप प्रियंका गांधी जी को कमान सौंप दो। अब ये क्या पार्टी विरोधी गतिविधि है? अगर मैं ये कहता कि मुझे कमान सौंप दो तब तो बात अलग थी। मैंने कहा प्रियंका जी को कमान सौंप दो तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आएगी। तीसरी बात मैंने कही कि राजस्थान में सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना दो। राजस्थान की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो वहां भी मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना था, पायलट साहब बनने थे, प्रियंका जी बननी थी, मैं नहीं बनना था। और राम का विरोध मत करो, राम का विरोध करने से तुम्हें नुकसान होगा। तो ये तीनों बातें तो पार्टी के हित में थीं, लेकिन अफसोस इन तीनों बातों के कारण मुझे पार्टी विरोधी घोषित कर दिया गया और मेरा निष्कासन की चिट्ठी जारी हो गई। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जनतंत्र के मंच पर कि ऐसे निष्कासन 1000 मंजूर हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम राम और राष्ट्र पे समझौता नहीं कर सकता। आप तो प्रियंका गांधी को पग पग पर मार्गदर्शन देते रहे, गाइड करते रहे। जब पार्टी से आपका निष्कासन हो रहा था वो क्यों नहीं आई आगे, क्यों नहीं आवाज उठाई, क्यों नहीं बचाया आचार्य प्रमोद कृष्णम को? देखिए, फिलहाल तो वो अपने को बचाने में लगी हैं, और जब आदमी खुद को बचाने में लगा होता है तो दूसरों को कहां बचा पाता है। फिर भी मैं प्रियंका जी का बड़ा सम्मान करता हूं और मैं अभी उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो लोग तो कहते हैं गांधी परिवार ही कांग्रेस है, परिवार ही कांग्रेस। तो प्रियंका जी अपने आप को बचाने में लगी हुई हैं।
देखिए, कभी कभी कुछ चीजें दिखाई कुछ देती हैं, होती कुछ है। सवाल इस बात का है, हर आदमी यही कहता है मैं सच बोलता हूं, हर आदमी कहता है मैं बहुत सही बोलता हूं। कोई आदमी आपको ये कहता मिला कि मैं गलत बोलता हूं, मैं झूठ बोलता हूं? लेकिन फिर अगर सभी सच बोलते हैं तो झूठ कौन बोलता है? तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, मेरा बहुत निकट का रिश्ता रहा है। आज भी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से मेरी चर्चा होती है टेलीफोन पे। हिमाचल का कल परसों जो ये हुआ, तो मैंने कहा कि भाई आप एक तरफ कहते हो कि हम प्रतिभाओं का गला नहीं घोंटते, तो हिमाचल का जब चुनाव हो रहा था तो प्रदेश कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी वो प्रतिभा सिंह थी, राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी, और जो सीएलपी लीडर थे वो मुकेश अग्निहोत्री थे। तो जब सरकार बन गई तो या तो चीफ मिनिस्टर प्रदेश अध्यक्ष को बनना चाहिए था, या चीफ मिनिस्टर सीएलपी लीडर को बनना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष को, मुकेश अग्निहोत्री को। तो ना तो चीफ मिनिस्टर बनाया आपने प्रदेश अध्यक्ष को, ना बनाया आपने मुकेश अग्निहोत्री को। आपने किसको बनाया? आपने अपना पसंदीदा एक आदमी भेज दिया जो कभी मिनिस्टर नहीं रहा था। या तो फिर आपके अंदर इतनी कुवत हो, इतनी सामर्थ हो कि उसका जो मैनेजमेंट है वो आपके इशारे पे चले, या तो इतनी शक्ति और सामर्थ हो, वरना तो ये फजीता होगा। अब एक सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया। कांग्रेस के 6 विधायकों ने, सिटिंग एमएलए ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया। अभिषेक मनु सिंह भी हार गए। तो जिन विधायकों ने, मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूं, जिन विधायकों ने सरेआम बीजेपी को वोट दिया, पहले इन विधायकों का क्या करोगे? ये एक बड़ा प्रश्न है लोकतंत्र के लिए। और मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजनीति में जो लोग हैं वो राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, राजनीतिक ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक ईमानदारी अपने आचरण में लाते नहीं। अब पूछिएगा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सवाल कि ये जो 6 विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, आप इनके पीछे क्यों घूम रहे हैं, चमचागिरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार बचानी है। तो जो विधायक बीजेपी को वोट दे रहा है उसे तो निकाल देना चाहिए। अब तक नहीं निकाला गया, और निकाला गया आचार्य प्रमोद कृष्णम को। भाई पार्टी विरोधी गतिविधि है या नहीं? कांग्रेस पार्टी के एमएलए बीजेपी के राज्यसभा में कैंडिडेट को वोट देते हैं, तो ये पार्टी विरोधी है या नहीं? जरा जयराम रमेश बताएं, केसी वेणुगोपाल बताएं। कोई नहीं बताएगा। इसी वजह से सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, एक हिपोक्रेसी है। और जब कोई पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हिपोक्रेट्स लोगों से घिर जाता है तो उसका परिणाम यही होता है जो कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। आज की कांग्रेस को देखकर दुख होता है, आश्चर्य होता है, पीड़ा होती है। देखिए, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष का होना बड़ा जरूरी है। यदि विपक्ष कमजोर होता है तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। लेकिन ये अजीब विडंबना है विपक्ष की। और मुझे लगता है कि इसके कई कारण और होंगे, पर मुझे जो मेन कारण नजर आता है वो ये आता है कि विपक्ष के अंदर जो लोग जमीन से उठ के गए थे अब वो बचे नहीं। जो लोग जमीन से उठ के गए थे उनकी औलादें बची हैं। इन्हें यह नहीं पता गुड़ का पेड़ कहां होता है, ये किसानों की बात करते हैं। इन्हें पता ही नहीं, इन्होंने किसी ने आधे में से तो किसी ने खेत नहीं देखा होगा। इन्होंने गांव इंटरनेट पे देखे होंगे, जैसे मेरा गांव मेरा देश। इन्हें गांव ऐसा लगता है कुछ को, वो गाना आया था ना, हमने गांव के पनघट पे देखी थी पनहारियां, चक्कर खा गए हम तो रे भैया, देखी शहर की नारियां। तो इन्हें गांव भी पिक्चरों में देखने को मिला है। और ये सब बात करते हैं गांव की, किसान की, गरीबी की। 10-10 हजार करोड़ के मालिक गरीबों की बात करते हैं ये। तो विपक्ष इसलिए कमजोर है
और आज जो देश का माहौल है वो जैसा है आप भी जानते हैं, मुझे भी मालूम है। 2024 का जो रिजल्ट आएगा वो जग जाहिर है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, और विपक्ष मजबूत तब तक नहीं होगा जब तक विपक्ष में जमीनी नेता नहीं आएंगे, जमीन से उठ के नहीं आएंगे। लालू प्रसाद जी जमीन से उठ के आए, मैं उनसे सहमत हूं या ना हूं ये अलग विषय है। मुलायम सिंह यादव गरीब घर से उठ के आए, साइकिल से खेतों खेतों चल के आए। चौधरी चरण सिंह जी गरीब घर से उठ के आए। जितने नेता हैं, लेकिन आज उनका दौर चला गया, कुछ चले गए, कुछ दौर चला गया। ये सब उनकी जो औलादें हैं, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने की भी हिम्मत रखता है। आपने कहा है इन्होंने कभी खेत खलिहान देखे नहीं। आजकल एक नेता है जो खेत खलिहान देखने के लिए निकले हुए हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। पहले भी यात्रा निकाली थी, एक बार फिर यात्रा निकाल रहे हैं। इन यात्राओं से आपको नहीं लगता कि फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, पहली बात तो यह है कि यात्राओं से कितना फायदा हुआ है उसका रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए तो मेरे कुछ कहने की जरूरत नहीं बचेगी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जिनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरी बात छोड़ दो, जो नेता इंदिरा गांधी जी के साथ रहे, राजीव गांधी जी के साथ रहे, सोनिया जी के साथ रहे, सोनिया जी, इंदिरा जी, राजीव जी, यानी राहुल गांधी जी के पिताजी के साथ रहे, उनकी दादी के साथ रहे, उनकी माता जी के साथ रहे। आज उन नेताओं से अकेले में बात करो ना, कभी उनकी व्यथा सुनो ना। तो उन वरिष्ठ नेताओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, एक यात्रा उनको न्याय दिलाने के लिए निकालनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि आज की कांग्रेस की हालत ऐसी है कि 300 सीट पर लड़ ले तो 40 सीट नहीं आएगी। आप तो कांग्रेस पार्टी में इतना लंबा समय रहे, आपको लगता है इतनी बुरी स्थिति में आज कांग्रेस है? प्रधानमंत्री ने भी संसद में कहा कि आप अपनी 40 ही बचा लें, 50 ही बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, सवाल गिनती का नहीं है, सवाल जन भावनाओं का है। जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जब जनता आपका साथ देती है तो सिंहासन सौंपती है। जब जनता आपसे विमुख हो जाती है तो सिंहासन पर आप नहीं बैठ सकते। तो सवाल है सीट कहां से आएंगी? वोट से। वोट कहां से आएगा? जनता से। जब तुम जन भावनाओं के विरोध में बात करोगे, और माफ करना, किसी पार्टी का कोई नेता हो, दो चार बड़े नेताओं को छोड़ दो, क्योंकि नेताओं की मजबूरी होती है कि जो पार्टी लाइन है उस पर बोलना होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं तक आप जाइएगा। इस देश में मुझे कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी का, विपक्ष की किसी पार्टी का, मैं अयोध्या गया था, भगवान श्री राम के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहाँ मुझे कांग्रेस के बहुत लोग मिले, समाजवादी बहुत लोग मिले, बहुजन समाज पार्टी के बहुत लोग मिले। कोई नहीं मिला मुझे जो ये कहता हो कि राम के मंदिर का निमंत्रण ठुकराना ठीक था। तो जन भावनाओं का सम्मान करना ये राजनीति में, लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। आप यदि जन भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाएंगे। जब जनता के दिल में जगह नहीं बना पाएंगे तो वोट कहां से मिलेगा? सीट कहां से आएंगी? तो ऐसे ही होगा, जनगण मन अधिनायक जय। कांग्रेस कहती है कि जहां पर जनता का वोट मिलता भी है वहां पर हमारी सरकार बचने नहीं देते। कभी मध्य प्रदेश में, कभी कर्नाटक में, तो अब हिमाचल में। देखो, एक बात सुनो, खरीदार घूम रहा है, अगर सामान बिकने को है तभी तो खरीदेगा। क्यों बिक रहा है ये सामान? अगर कोई बिकना चाहता है, उसे ये नहीं खरीदेंगे, ये खरीद लेंगे, ये नहीं खरीदेंगे। तुम अपने विधायकों को क्यों नहीं ऐसे संस्कार देते? आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप ये चैनल चला रहे हैं और ये चैनल सफल नहीं होता है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम की, अश्वनी उपाध्याय की, या इनकी मौलाना अंसार रजा साहब की जिम्मेदारी थोड़ी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो जिस पार्टी को जो चला रहे हैं, अगर उस पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसी और की कैसे हो सकती है? आप दूसरों की समीक्षा करते हो। एक और मजेदार बात है, वो भी हालांकि मुझे अब
कांग्रेस पार्टी के ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें ये फैसला वो लोग करते हैं, ये फैसला कि कौन जीतेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन कहां से जीत सकता है, इसका फैसला वो नेता करते हैं जिन्होंने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। कांग्रेस कहती है कि भाई नेता बिकाऊ नहीं है, नेता डर गए, क्योंकि एजेंसियों का डर इतना ज्यादा है कि या तो हमारे साथ आ जाओ या फिर रास्ता सीधा जेल को जाता है। जो नेता डर जाए वो नेता क्या? बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी में जो बुराइयां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनके बारे में इतना खुलकर बोलते हैं जितना आप बोले। वरना अक्सर लोगों से कहा जाता है कि साहब अब तो आप पार्टी से बाहर आ गए, अब बोलने से क्या फायदा, जब अंदर थे तब बोलना था ना। आपने तो वो सब कुछ करके देख लिया, परिणाम क्या हुआ? जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। हमें तो ऐसा लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री के साथ आपकी मंच पर मौजूदगी थी, उससे अच्छा मौका क्या होगा, उसी दिन आचार्य प्रमोद कृष्णम भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैंने ये बात तब भी कही थी जब मैं अयोध्या गया था। अयोध्या जब गया था तो मैंने ये बात कही थी कि राम मंदिर को किसी एक पार्टी का समझना गलती है। ठीक है, अयोध्या को किसी एक पार्टी की आप समझ लेंगे, राम को किसी एक पार्टी का समझ लेंगे, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। राम सबके हैं, इसी तरह श्री कल्की धाम सबका है। भगवान का होने वाला अवतार जहां अवतरित होगा वहां धाम बन रहा है। तो कल्की धाम को किसी पार्टी से जोड़ के देख लेना। प्रधानमंत्री जी कल्की धाम की आधारशिला रखने हमारे यहाँ आए, तो आप कल्की धाम को अब भाजपा का मान लो, कल तक कल्की धाम को आप कांग्रेस का मानते थे। ये दृष्टिकोण का जो भेद है इसे मिटाओ। भारत के प्रधानमंत्री श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने आए थे, इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, उस दिन भाजपा ज्वाइन करेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, वो कहां से टिकट लेंगे, टिकट विकट ये मेरे लिए बहुत छोटा विषय है। सुनिए, लेकिन लोग जानना तो चाहते हैं। सुनिए जानना तो चाहते हैं। सुनिए, टिकट लेना, टिकट देना, यहां आना, पार्टी ज्वाइन करना, ये बहुत छोटा विषय है। राष्ट्र निर्माण बड़ा विषय है, सनातन बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मैं राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हूं। जब आप मंच पर हो तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस से बहुत सारे सवाल हैं जो इंतजार कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपके पास वक्त एक सेकंड। हाँ। मैं ऑडियंस का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपके सवालों का जवाब देने आया हूं, क्षमा चाहता हूं। एक दो प्रश्न अगर आप, चलिए कुछ पत्रकार हैं, एक दो प्रश्न अगर आप मेरी रिक्वेस्ट पर ले लें, बस ज्यादा नहीं, एक दो प्रश्न बस। उन पत्रकारों का प्रतिनिधित्व तो आप कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये एक फिर कन्वर्सेशन ऐसा हो जाएगा, उसकी गरिमा को रखना चाहिए। उसकी गरिमा नहीं, अगर गरिमा नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगा बताओ। चलिए गरिमा को रखते हैं। आखिरी प्रश्न मैं आपसे करता हूं। अब तक तो भारत में राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा इसे लेकर कुछ वर्षों पहले तक चर्चा हुआ करती थी। अब से कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एक इस्लामिक राष्ट्र में, यूएई में, हिंदू मंदिर का निर्माण होता है, प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। ये बदलती हुई फिजा है। देखिए, इसका श्रेय निसंदेह भारत के प्रधानमंत्री को जाएगा, और मैं बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूं, राम मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हुआ, लेकिन अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता।
और ना कल्कि धाम का शिलान्यास हो पाता। प्रश्न ये है कि इस देश का जो माहौल है वो बड़ा अच्छा है, लेकिन कुछ लोग उसमें नफरत के बीज बोते हैं। मुझे कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे ये कहा हो कि आचार्य जी आप कल्कि धाम मत बनाओ, आचार्य जी आप अयोध्या मत जाओ। ये जो राजनीतिक लोग हैं ये अयोध्या क्यों नहीं गए? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो ये अयोध्या क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद भी अयोध्या से आप दुराग्रह रखेंगे तो इसका संदेश क्या जाता है पता है? इसका संदेश ये जाता है, ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अगर अयोध्या जाएंगे तो देश के हमारे मुस्लिम भाई नाराज हो जाएंगे, जबकि बात उल्टी है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ है और हिंदुस्तान की मिट्टी में ही मरेगा। उसे बदनाम करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये सेकुलर पार्टीज के सो कॉल्ड सेकुलर नेता कर रहे हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, एक दो को छोड़ दो जो फिरका परस्त टाइप के लोग हैं, मुझे कोई मुस्लिम उलेमा, मौलाना, मौलवी, मुफ्ती कोई नहीं मिला जिसने मुझसे कहा हो कि आप अयोध्या गए हम आपसे नाराज हैं। लेकिन ये नेता अयोध्या नहीं जाते। जब ये नेता नहीं जाते तो हिंदुओं में एक मैसेज जाता, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, तो हिंदू जनमानस में ये मैसेज जाता है कि अरे साहब ये अयोध्या इसलिए नहीं आ रहे कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। हिंदुओं से मुसलमानों को, मुसलमानों से हिंदुओं को अलग करके माफ करना, एक दो चुनाव तो जीता जा सकता है लेकिन देश का निर्माण नहीं किया जा सकता। आपने पार्टी के भीतर रहते हुए भी कई सारी बातें उठाई, अब तो पार्टी से आप बाहर हैं और आपने कहा विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है और विपक्ष के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी हैं। कोई सलाह देना चाहते हैं उन्हें? 24 का चुनाव सामने। जब 22 साल में वहां था उन्होंने मेरी तब सलाह नहीं मानी तो अब क्या सलाह मानेंगे? और उन्हें सलाह कौन देगा? जो उन्हें सलाह देने की कोशिश करेगा वो निकाल दिया जाएगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें। और ऑडियंस से सवाल है, कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी? क्यों नहीं बन सकते? ये सब लोग चाहेंगे तो कोई भी बन सकता है। मेरे चाहने से थोड़ी कुछ होगा। और बताएं, आचार्य जी किसे 24 के बाद प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मैं तो चाहूंगा कि श्री कल्कि धाम की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। जिस तरह अयोध्या की आधारशिला रखी, उसके बाद 24 में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो हमारी भावना है कि 2024 में श्री कल्कि धाम की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा रखी गई है और 2029 में वही इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करें, हमारी भावना है। प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि 24 में टारगेट तो सेट कर दिया 400 पार, लेकिन एक और बात कही कि आने वाले समय में बहुत बड़े फैसलों के लिए तैयार हो जाइए। आप सनातन के साथ साथ राष्ट्र के बारे में भी विचार करते हैं। बहुत बड़े बड़े वादे थे बीजेपी के, करीब करीब सारे वादे पूरे कर लिए। और कौन से वो बड़े फैसले हैं जिसके लिए अब देश को तैयार हो जाना चाहिए? ये तो आप प्रधानमंत्री जी से पूछें। आचार्य जी की नजर में राष्ट्र के लिहाज से कौन से वो बड़े फैसले हैं? देखिए, मुझे नहीं मालूम उनके मन में क्या चल रहा है। मैं तो सीधी सी बात आपको बताना चाहता हूं। श्री कल्कि धाम के शिलान्यास की तिथि जब निश्चित हुई तो उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी से इसका शिलान्यास कराने के लिए एक दो बार मैंने पीएम हाउस फोन किया। मैं प्रधानमंत्री जी से कभी नहीं मिला। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं मिला, जब वो मुख्यमंत्री से पहले संघ के प्रचारक थे तब भी नहीं मिला, जब वो भाजपा के नेता बने तब भी नहीं मिला, जब वो प्रधानमंत्री बन गए 2014 में तब भी नहीं मिला। 19 में मैं भारत के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ने गया लखनऊ, तब वो मेरे खिलाफ रैली करने आए। उसके बाद हम चुनाव हार गए, राजनाथ जी जीत गए, दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तब भी नहीं मिला।
मैं कभी नहीं मिला, मेरा कोई परिचय नहीं है। लेकिन जब मैंने पीएमओ में फोन किया, अब हो सकता है इस बात पे आप यकीन ना करें, हो सकता है आप करें, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। इस देश का कोई भाजपा का नेता, इस देश का कोई पत्रकार, इस देश का कोई व्यक्ति, इस देश का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बताए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की मुलाकात मैंने कराई प्रधानमंत्री से। मैं चुनौती देता हूं, मैंने खुद फोन किया, और मैंने किसी अपने चेले से भी नहीं कराया, अपने सचिव से भी नहीं कराया, अपने ऑफिस से भी नहीं, मैंने खुद फोन किया कि मेरा नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम है, मैं कांग्रेस के साथ हूं, लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़ा हूं राजनाथ जी के खिलाफ, श्री कल्की धाम, श्री कल्की पीठ का पीठाधीश्वर हूं, मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूं। तो तीसरे चौथे दिन मुझे फोन करके पूछा गया कि आपका विषय क्या है मिलने का। तो मैंने कहा कि मैं श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना चाहता हूं। आप सुनिए, 2-3 घंटे बाद मुझे फोन आया कि आप कब मिलना चाहते हैं। मैं आपको बिल्कुल कन्वर्सेशन बता रहा हूं। तो मैंने कहा ये तो प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे कि मुझे कब बुलाएंगे। तो उन्होंने कहा आप 1 तारीख को दिल्ली आ सकते हैं। मैंने कहा आ जाऊंगा। कितने बजे आ सकते हैं? तो मैंने कहा ये आप बता दें, मैं जितने बजे कहो उतने बजे आ जाऊंगा। उन्होंने मुझे शाम का 5 बजे का समय दिया। 19 फरवरी को शिलान्यास होना था, और शिलान्यास की तिथि सुनिश्चित थी, डिक्लेयर्ड थी। मैं 5 बजे गया, मुश्किल से 5:05 पे मैं प्रधानमंत्री जी के सामने था। फिर मेरी मुलाकात हुई। हाँ, ये जरूर है कि मुलाकात 10-12 मिनट होनी थी, लेकिन मुलाकात लगभग 40 मिनट चली। अब आप मत पूछिएगा क्या बातें हुई। रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। नहीं, मैं बताऊंगा भी नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं आऊंगा, और उनकी एक विराटता देखिए, एक बड़ा दिल देखिए। उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि तुम कांग्रेस में हो, तुम कांग्रेस छोड़ दो तो आऊंगा। मैं जिसके साथ नहीं था उसने मुझसे कोई शर्त नहीं लगाई, और मैं जिनके साथ था उन्होंने शर्तें ही शर्तें लगाई। इसलिए मैं आज कह रहा हूं, अभी मैं भाजपा में नहीं हूं, मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की है। मेरा जो ध्यान है वो श्री कल्की धाम के मंदिर का निर्माण 5 वर्ष में पूरा हो जाए। आपसे भी आग्रह करता हूं, आप श्री कल्की धाम आइएगा। श्री कल्की धाम जहां भगवान आएगा, जहां भगवान कृष्ण, भगवान राम कल्की के रूप में आएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराण कहता है, श्रीमद् भागवत कहती है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। ये श्रीमद् भागवत कहती है कि भगवान का अवतार यहां होगा, तो जहां भगवान आएगा उस धरती को नमन करने और उसका शिलान्यास करने, उसकी आधारशिला रखने भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री आया। यही सनातन है, यही सनातन। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। यहाँ आने से पहले आपने मुझसे रिक्वेस्ट की कि वक्त मेरे पास बहुत कम है, आप सवाल अपने कम रखिएगा, फिर भी आपने हमें इतना वक्त दिया और इतने सवालों के आपने खुलकर जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर, मैं चाहूंगी कि आप 2 मिनट के लिए और मंच पे पधारें, और आपके सम्मान के लिए मैं चाहूंगी कि यहाँ पर पीयूष द्विवेदी जी आए, जो कि चेयरमैन हैं नेक्स्ट जेन एनर्जिया लिमिटेड के। और इनके साथ मैं चाहूंगी कि बीजेपी के निगम पार्षद इंदिरापुरम से कपिल त्यागी जी भी प्लीज मंच पर आए एक बार। जोरदार तालियों के साथ तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब कोई सम्मानित होता है, तो एक अलग ही गर्व महसूस होता है, और उसमें आप लोगों की तालियां जो है वो जोश भरने का काम करती हैं। थैंक यू सो मच।